हरिओम, प्रणाम, नमस्कारम। आप सभी का एक बार पुनः आज रितान्वेशी योगायन फाउंडेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि प्रत्येक रविवार हम सभी राजयोग विद योगीराज सेशन के लिए जुड़ते हैं और आज एक बार पुनः योग सूत्र के अध्ययन हेतु हम जुड़े हैं। और आज का सेशन लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी उपस्थित हैं। और सत्र की शुरुआत से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, महर्षि पतंजलि को याद कर लेते हैं और तत्पश्चात हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी जहां भी बैठे हैं वहीं पे अपने दोनों हाथ जोड़ लें। सिंपली ब्रिंग योर बोथ palms टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा, कीपिंग योर eyes closed. Make your head and spine erect. Make yourself completely still. और मेरे साथ साथ मन ही मन इस वंदना को, इस योग वंदना को आप दोहराएं। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। Simply rub your both palms. Place both of your palms on your face. Bring a beautiful smile and open your eyes. आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस शुभ सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय गुरुदेव। आप लोग सभी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन ऑफ राज योगा। थैंक यू रोशन फॉर अ नाइस स्टार्ट विद द मंत्रस। आज हम लोग पुनः आज के रविवार को सुंदर, आध्यात्मिक और पूरे जीवन से परिपूर्ण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने पिछले सत्रों में राजयोग के कुछ नए नए शब्दों की परिभाषा, उसकी शब्दावली को समझने का प्रयास किया है। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। From last 2-3 weeks, we tried to understand some terminologies of Raja Yoga, especially from the Patanjali Yoga Sutra, and we continue the same. Today we are going to talk on vrittis. So today's session is very, very important, and I hope you will enjoy the concept of vritti according to Patanjali. And also we will do some practice today to understand the vrittis in a great detail. हम लोग थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। इसके लिए अभ्यास करने से पूर्व हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि पिछले दिनों हमने क्या जाना था, क्या देखा था। उसके बाद हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। So let me share this screen and then I'll explain you. I will revise some points what you already studied, and then we will go with some detail. Yeah, Yogiraj. Normally people call me as a Yogiraj, and I'm talking about Raj Yoga. So you can see how these words are matching. Raj Yoga with Yogiraj. आप देख रहे हैं इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। Now we already talked about yoga a lot. So in previous sessions we have a detailed discussion what exactly yoga and what yoga is not and what exactly yoga is, we have already discussed. And the four different meaning of yoga, usually yoga यानी हमने पिछले दिनों योग क्या है क्या नहीं है इस विषय में चर्चा किया। हम लोगों ने देखा पूरे योग सूत्र में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें समझना चाहिए एक साधक को
अपने जीवन में क्या क्या उतारना चाहिए, उसका एक ग्लिम्स आपने देखा पिछले सेशंस में। योग क्या है क्या नहीं, इसी क्रम में आपने योग की परिभाषा जानी कि योग के 4 मुख्य अर्थ हैं। पहला अर्थ हमने जाना युजर योगे, यानी कि योग का अर्थ मिलना, जुड़ना या संयुक्त होना, संयोग होने से है। द फर्स्ट मीनिंग इज युजर योगे, दैट मीन्स व्हेन यू combine, when you join, when you become a union with Atman and Paramatman. So this is the first meaning, and interesting fact is that Patanjali not took this meaning. Normally in many other texts in Upanishad and many Puranas, especially the Bhagavad Puran, the concept of yoga then is somehow take a meaning to join, to reunion, to unite. But Patanjali give very different meaning. Raja Yoga has very different meaning than this. हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे योग का अर्थ जुड़ना, मिलना, संयुक्त होने से है, और अलग अलग पुराण, स्पेशली भागवत पुराण में योग का अर्थ जुड़ने से है। लेकिन महर्षि पतंजलि योग का अर्थ थोड़ा इससे भिन्न रखते हैं, इसलिए राजयोग में योग का अर्थ जुड़ने या संयुक्त होने से नहीं है। ये बहुत रोचक है। आप देखिए, इसकी दूसरी मीनिंग मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने दूसरा मीनिंग महाभारत से लिया था। महाभारत में योग का अर्थ भीष्म पर्व में युक्ति से है, यानी कोई उपाय, और ज़्यादातर तांत्रिक ग्रंथ योग का अर्थ उपाय से ही लेते हैं। आप किसी समस्या में हैं, आपको समाधान चाहिए, आप साधना कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, यू नीड अ सोल्यूशन। So yoga, the meaning, one meaning of yoga is also taken as some idea, some way to find out the solution. So it's a somehow a way for the solution, उपाय। योग को उपाय भी कहा गया तंत्र के ग्रंथों में, स्पेशली इन तंत्र स्क्रिप्चर्स yoga is taken as upaya. Again, Maharishi Patanjali not took this word as a upaya. He actually explained another meaning. Now I'm coming to what actually Patanjali took the meaning. Maharishi Patanjali took the meaning as युजिर समाधौ, समाधि। हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया कि पतंजलि ने योग का अर्थ न तो युक्ति से लिया, न तो जुड़ने मिलन से लिया, लेकिन उन्होंने जो अर्थ लिया वो समाधि से लिया। तो समाधि का क्या अर्थ है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पे चर्चा ऑलरेडी कर लिया। सम आधि, सम्यक आधि। समाधि जो है 2 शब्द से बना, सम और आधि। आधि का मतलब होता है विजडम, इंटेलेक्ट, ज्ञान, और सम जो वर्ड, जो प्रीफिक्स सम लगा है, सम का अर्थ होता है एप्रोप्रिएट। सो एप्रोप्रिएट विजडम, एप्रोप्रिएट नॉलेज। The word adhi I will explain in a great detail in later verses, later for sutras, but just a normal understanding. It is talking about some absolute terms of understanding or knowledge or the wisdom. So let's keep this in your mind. When Maharishi Patanjali talking about the yoga, it is not the Atma Paramatma getting together, unite together. Neither it takes as a solution, but it takes as a appropriate wisdom. समाधि, बहुत लोग समाधि का अर्थ लेते हैं, समाधि मतलब रियलाइजेशन। समाधि का अर्थ लोग समझते हैं कि एकदम मुक्ति, मोक्ष। कुछ लोग तो मरने को भी समाधि के देते हैं। ना तो मरने का अर्थ है समाधि, और ना ही समाधि का अर्थ है एप्रोप्रिएट, या समाधि का अर्थ है पूर्ण रियलाइजेशन। पूर्ण रियलाइजेशन के लिए, मुक्ति या मोक्ष पद के लिए महर्षि ने नाम दिया कैवल्य। He named it as a कैवल्य। He not said it as समाधि। समाधि पूर्ण कंप्लीट मोक्ष नहीं है, कंप्लीट मुक्ति नहीं है। मुक्ति पद को उन्होंने समाधि नहीं कहा, मुक्ति पद को महर्षि ने कहा कैवल्य। अभी कैवल्य को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैवल्य क्या है। आने वाले सत्र में हम बताएंगे कि मोक्ष पद को, मुक्ति पद को महर्षि कैवल्य क्यों कहते हैं। मैंने दूसरे सेशन में कहा था कि कैवल्य शब्द केवल से आया, वनली, केवल।
केवल से कैवल्य शब्द आया है, वो उसका विशेषण बना है, वो एडजेक्टिव टर्म है. We'll discuss it later. What is the detailed understanding of Kaivalya? Uh, what is real, yeah, absolute realization? We'll talk later. But what today we are going to talk is about the real meaning of samadhi. It is the appropriate wisdom, and it comes by step by step. You not get the wisdom quickly in a one step, so it comes in a several steps. So basically, it is samadhi is divided into two parts: sabija and nirbija. There are two types of samadhi: with the seeds, without the seeds. बीज means बीज, seed, है ना. सीड के साथ सबीज और सीड के बिना निर्बीज, सबीज and nirbij. It's a basically divided into two parts. And furthermore, Patanjali divided sabij again into four types. Again, sabij is divided into four parts. So there now you have four types of sabij, and nirbij total five types of samadhi. And every samadhi is, you can say, a level by level. You can increase your um, or expand your consciousness, increase your wisdom step by step in different samadhis. So when Maharshi talk about the samadhi, don't confuse. It is not the absolute realization. It is just the steps. Steps when you get more appropriate and more appropriate wisdom, and further more appropriate wisdom. जब समाधि की बात कही जाती है तो समाधि का अर्थ पूर्ण मुक्ति ना होकर के स्टेप बाय स्टेप क्रमशः आपको ज्ञान मिलता है, प्रज्ञा होती है, ऋत का अनुभव होने लगता है. ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋत जैसी प्रज्ञा, ऋत से भरी हुई प्रज्ञा की उत्पत्ति होने लगती है. तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है आपके अंदर. तो इसको हम लोग योग समझेंगे. इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है. तो ये राजयोग में योग क्या है ये आपके समझ में आ गया. योग समाधि है. अब आगे चलते हैं. चित्त. पिछले दिनों हमने चर्चा किया कि चित्त क्या है. वी हैव अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट द चित्त. चित्त इज नॉर्मली ट्रांसलेटेड as a consciousness, and we have discussed about the consciousness. In whole Raja Yoga, Chitta is a prime subject, the core subject. In every verse, every sutra, you will get some glimpse or some different dimensions of Chitta. So Chitta is a subject in which we will discuss whole these 4-5 months, where I'm going to discuss about the Yoga Sutra and Raja Yoga. Every day I talk about the Chitta. So don't worry if you missed the last classes or if you not understood the Chitta properly, because Chitta is a subject every day I'm going to talk. And if some of you attended my Shiva Sutra sessions in a last year, in a winter session Shiva Sutra, I explained Chit as a Shiva. Chit as a Shiva. So we'll do it. We'll re-understand, open all those things. We'll reveal the basic understanding of Chitta in a great detail. But somehow I just revised. Last days we talked about the 5 different stages of Chitta. चित्त हम लोग रोज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि योग सूत्र का, राजयोग का ये एक सबसे प्रधान विषय है. हर बार जब हम लोग योग सूत्र पे चर्चा करेंगे तो चित्त पे चर्चा होगी. जो लोग पहले मेरे शिव सूत्र के क्लास में थे उन्होंने समझा होगा कि भगवान शिव को ही चित्त कहा गया. तो चित्त को समझना और उसको गहराई से अनुभव करना, उसके सभी आयामों को समझना, ये आगे हम अगले कई महीनों तक करते रहेंगे. पिछले दिनों जो हमने अध्ययन किया वो चित्त के 5 प्रकार हैं. चित्त जिनको हम समझ सकते हैं वो 5 प्रकार के हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध. ये 5 प्रकार के या 5 स्तर के चित्त को समझा जा सकता है. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब तमस बहुत हावी होता है तब आप क्षिप्त होते हो.
जब पूर्ण रूप से आप तामसी होते हो, आपकी अवस्था क्षिप्त होती है, फिर आपकी अवस्था मूढ़ होती है, फिर आपकी अवस्था विक्षिप्त होती है। इस तीनों अवस्था में हम विचरित होते रहते हैं। याद हो आपको, हमने चर्चा किया था कि किन अवस्थाओं में हम मूढ़ होते हैं, जीवन के किन क्षणों में हम क्षिप्त होते हैं, और जीवन के किन क्षणों में हम विक्षिप्त होते हैं। लेकिन हम होते इन्हीं तीनों में। कभी कभी सौभाग्य से, किसी खास वजह से हम एकाग्र कुछ क्षण के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं बन पाता। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, या जैसे कोई ध्यानी है, किसी विशेष अवस्था में वो एकाग्र हो जाता है, लेकिन वो एकाग्रता आपके चित्त के स्वभाव में या चित्त की वृत्तियों में नहीं आ पाता है। आप फिर से वापस विक्षिप्त हो जाते हो। कुछ क्षणों के लिए एकाग्र होते हो। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन के टाइम में बहुत ध्यान से पढ़ लेता है, रात रात भर जग के पढ़ लेता है, लेकिन वो एकाग्रता उसकी स्थायी नहीं होती है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद फिर से वो पुनर्मुष्को भवा, फिर से चूहा बन जाता है। ये कथा आपने सुनी है। एक ऋषि को एक ऋषि ने एक चूहे को सोचा कि बड़ा ये कमज़ोर है, सब इसको सताते रहते हैं, कभी बिल्ली भी इसको सताती है, तो कभी इसको कुत्ते जो है परेशान करते हैं। तो एक दिन उस चूहे को उसने बिल्ली बना दिया। तो देखा कि तभी भी चूहा परेशान है बिल्ली बन जाने के बाद भी, क्योंकि कुत्ते परेशान कर रहे हैं। फिर उस फिर उस चूहे को उसने कुत्ता बना दिया। फिर जब कुत्ता बना दिया तो भी वो परेशान थे। जो दूसरे बड़े जानवर थे, जैसे भेड़िया हो गया या और दूसरे बड़े जानवर, वो उसको परेशान करते थे। तो फिर उसने उसको अपने मायावी ताकत से उसने और बड़ा एक शेर बना दिया। फिर ऐसे करते करते कभी हवा बना दिया, पर्वत बना दिया, वो सारे बना दिए। सबसे लास्ट में जो सबसे मजबूत बना सकता था वो था पर्वत। एक विशाल हिमालय रूपी पर्वत बना दिया कि लो अब इसको तो कोई हिला नहीं सकता है। पर पीछे पता चला कि उस पर्वत के अंदर में एक चूहा जो है वो छेद बना रहा था, अपने छोटे छोटे बिल बना रहा था, और पहाड़ बहुत परेशान था उन छोटे छोटे बिल से। तो उसने प्रार्थना किया कि महाराज ये चूहे तो परेशान कर रखे हैं हमें, तो इन पहाड़ों से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये चूहा है जो पहाड़ों में भी बिल बना लेता है, तो हमको आप वापस चूहा बना दो। तो ऋषि ने उसको वापस चूहा बना दिया। तो उसी यही कथा है, इसको कहते हैं पुनर्मुष्को भवा। वो वापस फिर से पहाड़ बन करके वापस फिर से चूहा बन गया। उसको लगा कि वही उसका स्वधर्म है, वही सबसे शक्तिशाली स्वरूप है उसका। तो हम लोग कुछ क्षणों के लिए एकाग्र तो होते हैं, लेकिन उसको हम अपना नहीं पाते। उसको अपना शक्तिशाली क्षण नहीं कहते हैं, उसको हम लोग परेशान क्षण कहते हैं। हम स्ट्रेस में आ गए थे, बहुत स्ट्रेसफुल था वो माहौल, वो हमें स्ट्रेस मालूम पड़ता है। एकाग्रता आपको स्ट्रेस मालूम पड़ता है। और जब अगर एकाग्रता आपको स्ट्रेस मालूम पड़ने लगे, तो समझो कि अभी आप विक्षिप्त की अवस्था से पार नहीं किए हो, आप विक्षिप्त ही हो। थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो गए थे, किसी वजह से एकाग्र हो गए थे, तो उसको एकाग्र अवस्था नहीं कहते। एकाग्र अवस्था ध्यान की अवस्था है। एकाग्रता में आप जब आनंद होने लगते हो, प्रयत्न शैथिल्यता, बिना प्रयत्न के प्रयत्न शिथिल हो जाता है, बिना प्रयत्न के आप एकाग्र होने लगते हो। एकाग्र आपकी भूमि हो जाती है, वो चित्त का वो हायर स्तर जहां समाधियां होने लगती है, उसको एकाग्र कहते हैं। एकाग्र अवस्था में समाधियां लगने लगती है, और तब जाकर के आप कहो कि एकाग्रता आपकी स्थिर हो गई। तब जाके वो भूमि, आप उसको, उस भूमि को कहते हैं संप्रज्ञात। आपकी प्रज्ञा सम्यक हो गई, आप प्रज्ञावान हो गए। ऐसी स्थिति को हम एकाग्र भूमि कहते हैं। एकाग्र भूमि बहुत महान योगियों को ही प्राप्त हो पाता है, जो जीवन भर प्रयासरत होकर के अपने भीतर समाधि को, एप्रोप्रिएट विजडम को डेवलप करते हैं। और तब जाकर के हम आगे की चरण यानी निरुद्ध अवस्था में आते हैं। निरुद्ध और उससे भी ऊपर अवस्था है। निरुद्ध में वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और उसके बाद वृत्तियां आपकी इच्छा से बनती है। अभी हम वृत्तियों के गुलाम हैं।
वृत्तियां जैसा चाहती है वैसा हो जाते हैं। तो योग की परिभाषा सबसे सरल भाषा में क्या दिया गया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, हम निरुद्धावस्था में आ जाएं, तब मानो कि ये योग हुआ, एप्रोप्रिएट सबसे हायर लेवल पे आप जा पाए। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है, चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है, तो क्या होगा? व्हाट हैपन आफ्टर दैट? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जाकर के दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। ये तीसरा सूत्र है। तब जाकर के दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा न हुआ, अगर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता है, अगर वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये चौथा सूत्र है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। उसकी अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? हम वृत्तियों जैसे होते हैं। अगर अगर हम अपने स्वरूप में नहीं होते हैं तो और कौन से रूप में रहते हैं? देखो, दो प्रकार के रूप होते हैं। एक स्वरूप, आपका अपना रूप, और एक वृत्ति रूप, एक वृत्तियों का रूप। ये दो ही रूप है। या तो आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाइए, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जाकर के दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता। कब? जब निरुद्ध हो जाए मामला, जब आपकी चेतना निरुद्ध हो गई, तब आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो, तो जो दूसरा बचा, क्या बचा? वृत्ति बचा, वृत्ति सारूप्य। वृत्ति जैसा रूप, जैसा वृत्ति होगा वैसी रूप में आप बने रहोगे। तो दो ही रूप हुआ, स्वरूप और वृत्ति रूप। और हम सभी वृत्ति रूप में हैं। हम सभी के अंदर में, हमको स्वरूप का पता नहीं है। वो पता तब चलेगा जब हम निरुद्धावस्था में जाएंगे, जब वृत्तियों का निरोध होगा। जब वृत्तियों का निरोध होगा, तब जाके अपने स्वरूप में अवस्थित होंगे। ये मूल राजयोग का ये मूल केंद्र भाव है। अब इन्हीं श्लोकों से पूरा का पूरा सूत्र, पूरा योग सूत्र समझा जा सकता है। यानी योग सूत्र की प्रारंभिक जो 3-4 सूत्र हैं, वो पूरे पूरे योग सूत्र के बारे में बताते हैं। योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। अगर हम या तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, निरुद्धावस्था पाकर, चित्त की निरुद्धावस्था पाकर के हम अपने स्वरूप को पालें, या नहीं तो हम वृत्ति हैं, वृत्ति बने रहेंगे, वृत्ति जैसे रहेंगे। लेकिन ये सारी बातों में एक बात आ रही है कि आप इतनी बार वृत्ति कह रहे हो, ये वृत्ति क्या है? सवाल उठता है कि ठीक है, वृत्ति नहीं रहेगा तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, चलो ये भी मान लिए। पर आप ठीक ठीक समझाओ कि वृत्ति क्या है? ये कैसा रूप है? ये क्या चीज है जिसमें हम फंसे रहते हैं? तो अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि भाई वृत्ति के बारे में आप बताइए। जिस वृत्ति के नहीं होने से हम अपने स्वरूप को पा लेते हैं, हम एप्रोप्रिएट विजडम पा लेते हैं, ऐसा क्या है वृत्ति? तो आज हम वृत्तियों के बारे में समझेंगे। और वृत्तियों को समझने से पहले एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, ताकि लगता है इंटरनेट का कनेक्ट हो रहा है।
लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। तो जब तक गुरुजी हमें दोबारा कनेक्ट करते हैं, इतने में थोड़ा सा हम रितानबेशी का एक बायो आपको दिखाना चाहते हैं। तो हाँ, रोशन मैं शुरू करूं? जी जी गुरुजी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए आप लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए, हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आप लोग स्थिर शांत आसन में बैठ जाइए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल meditative posture. Make your spine straight, head and spine a straight line. Eyes gently closed. Watch your whole body. अपने शरीर को चारों तरफ से देखिए और शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। जब बिल्कुल शरीर स्थिर हो जाए तो अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पे ले आइए। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर breath and watch the rhythm of the breath. Watch your breath. श्वास प्रश्वास को देखिए। अब हम लोग अपने मन में होने वाले उठने वाले विचारों के प्रति सजग बनेंगे। Now bring your awareness to the thoughts going on in a present moment in your mind. अपने मन में होने वाले सभी हलचल, विचार, फुहरन, भावनाएं, संकल्पनाएं, जो कुछ भी आपके मानसिक धरातल पे हो रहा है, सजग बनिए। Whatever going on in your mind, it may be the thoughts, your emotions, your imaginations, your perceptions, whatever. Just be a seer, be a observer, be a witness. एक दृष्टा की भांति अपने मानसिक उतार चढ़ाव को, चहल पहल को देखें। जो भी जैसा भी भाव हो, चाहे वो सकारात्मक हो, ऋणात्मक हो, जिस भी प्रकार का हो, जैसा भी चल रहा हो, उसे देखें, उसके प्रति दृष्टा बने। ध्यान रहे, उसमें खोए नहीं, बस उसे एक दृष्टा की भांति देखना है। Whatever the thoughts, it may be
positive, negative, constructive, destructive. Just observe it. Be a witness. Don't involve in your thoughts. Just be a seer. If you feel you are involving in a thoughts, then change your thoughts. You can control your thoughts. You can change your thoughts. Even you can change your thought patterns. Don't involve in a thought, just be a witness. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप विचारों में खोते जा रहे हैं, तो अपने विचार धारा को बदल दीजिए, दूसरे विचारों को, संकल्पनाओं को लाएं। आपको विचारों में खोना नहीं है, बस एक दृष्टा की भांति एक साक्षी बने। अब धीरे धीरे वापस आएं, शरीर पर वापस आएं, ब्रेथ को देखें। नाउ कम बैक टू योर बॉडी एंड ब्रेथ. Externalize yourself. Rub your palms and place your palms over your eyes and hands down. धीरे से हाथ को नीचे कर लीजिए। तो आप लोगों ने क्या महसूस किया? आप विचारों के प्रति दृष्टा हो पाए? देख पाए विचारों को? बहुत लोगों ने एक दृष्टा की भांति देख लिया। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो दृष्टा होने की कला जानते हैं, उन्होंने देख लिया। पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि वो नहीं देख पाए, वो विचारों में खो गए। ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। Many of you felt when thought come, you just dissolve yourself in a thought. You forgot you are doing meditation. And this is the most common problem in meditation. मेडिटेशन की सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो थॉट्स आ जाते हैं और थॉट्स के साथ हम खो जाते हैं। ये ऐसे अनवांटेड गेस्ट हैं कि ये अतिथि हैं, ये तिथि बता के नहीं आते। ये आ जाएंगे और फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपको ये भी नहीं पता ये अतिथि कितने दिन कितने देर रहने वाले हैं, बाद में पता लगता है। बाद में ख्याल आता है कि अरे हम तो ध्यान कर रहे थे। तो ज़्यादातर लोगों की समस्या है कि जब वो ध्यान पे बैठते हैं तो विचार हावी हो जाता है,
विचारों में खो जाता है। अब आप सब लोगों को अनुभव होगा कि अगर घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाता है तो आप क्या करते हो? सोच के बताओ, क्या करते हो आप लोग? कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे कोई अतिथि आ गए, बिना बताए आ गए, तो सबसे पहला आप करते हो, आप इग्नोर मारते हो, आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आया गया, है ना? तो आपको चाय नहीं पिलाना है। अगर आप उनके साथ बैठ गए, चाय पिलाने लगे, गप्पे शप्पे करने लगे, तब तो आप खो गए। यही होता है थॉट्स के साथ। थॉट के साथ आप क्या करते हो? जैसे थॉट आता है, थॉट को आप चाय पिलाने लगते हो, गप्पे शप्पे करने लगते हो, तो थॉट को तो और मजा है, फिर बैठ गया आपके साथ और एक कप क्या, 4 कप चाय, चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए फिर। अकेले चाय क्यों, पकोड़े भी चाहिए फिर। What you do with the thought when it comes in a meditation? Actually, you try to be a good host. You become a good host for them. You offer many things like tea and breakfast and many other things. And here the mistake. When thought comes, ignore it. Unwanted guest will go back when you ignore. But you don't ignore. You feel interest. Oh, अच्छा अतिथि आया है. You feel like that, okay, I should serve them. और आप सर्व करते हो उसको, and then you lost. So what you have to do is, don't be a good host to them. Don't be a good host to them. Ignore them. अब बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब विचार आता है तो होश नहीं रहता है, होश रहता है तो विचार नहीं आता है। देखे किसको? सवाल सही है, आप देखो किसको। कई बार हम लोग सोचते हैं ध्यान में आज तो विचार को देख के ही रहेंगे, कहाँ है विचार। हम कई बार बोलते हैं लोगों को, अपने साधकों को समझाते हैं कि भैया ये तो बता दो, ये विचार हो उसका सब्सटेंस क्या है? विचार गैसियस होता है, या विचार जो है वो कोई फ्लूइड है, या विचार हैज सम कलर्स? कैन यू से विचार थॉट्स हैव सम कलर्स? कैन यू फाइंड? ऐसा है कि आपके थॉट्स के कुछ कलर्स हैं, वो उसका टेक्सचर क्या है? इज इट अ एयर एलिमेंट? इज इट अ वाटर एलिमेंट? तो सारे साधक ऐसे हाथ मल के कहते ठीक है, इस बार विचार को देख लेते हैं। और जब वो ध्यान के लिए बैठते हैं, विचार ही नहीं आता है। बहुत देर सोचते हैं अब विचार आएगा तो दृष्टा बनेंगे, विचार को देखेंगे, विचार को पकड़ेंगे, और विचार ही नहीं आता है। और जब विचार आता है तो आप नहीं रहते हो। जब विचार आता है तो आप गायब हो जाते हो, होश में नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं आता है कि हमको मेडिटेशन करना है। ये तो कुछ ऐसा ही लगता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कई साधक तो इतने परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये एक म्यान में दो तलवार रखने जैसा है, या तो होश रहेगा या तो विचार रहेगा। ये होश और विचार दोनों एक साथ कैसे रहेगा? ये होश आया नहीं कि विचार गया, और विचार आया नहीं कि होश गया। ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व हो? इस मिस्ट्री को सॉल्व योग सूत्र करता है। ये साधारण नहीं है। हमको लगता है कि हम सभी ने इसको अनुभव किया होगा, हम सभी की ये समस्या है कि विचार आए ही नहीं, इधर गए, हम लोग गए, हमारे होश गए, हम तो फिर होस्ट के साथ ही, गेस्ट के साथ ही खो जाते हैं, गेस्ट के साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके सूत्र को हम लोग समझेंगे। उस सूत्र को समझने से पहले हम चाहते हैं कि हम लोग वृत्तियों के बारे में समझें। ये वृत्तियां थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी तो इस समस्या का हल भी आपको समझ में आएगा। So this is the great problem. Whenever we focus, whenever we concentrate, then thoughts comes and we involve in our thoughts.
So sometimes it happens, it feels like that either awareness is there or the thoughts is there. Thoughts cannot, means it cannot be possible you aware for the thoughts, and it is a basic problem of all the spiritual seekers. They start meditating and thought comes, and they go in these fluctuations, and when they become aware of that, then there is no thoughts. And I purposely say many times, okay, watch the thoughts and find out the texture of thoughts. What is the color of your thoughts? What is the texture? What is the elements? How, what are the thoughts actually? Go, and when they go inside, there is no thoughts, just only awareness, and you're trying to find out, oh, where is thoughts? And there is no thoughts. And when thought come, awareness finish. So what is actually the mystery of this issue? Is a is the big puzzle for us, for every meditators. It's a big puzzle. How to be aware of the thoughts. And everybody says, every yoga teacher will say, okay, aware of your thoughts. How? Aware of thoughts, if awareness comes, there is no thoughts. And it is, I'm not saying that state when you are aware and there is no thoughts there, then you can say, okay, I am in a samadhi, okay, I'm aware, there is no thoughts in my mind, and I am in a proper wisdom. No, it is not the state of thoughtlessness. जो स्थिति आपको उस समय महसूस होती है कि आप सजग हैं लेकिन आपके विचार नहीं चल रहे हैं, वो कोई समाधि का स्टेट नहीं है, ये भ्रम है। ये कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि आप वृत्तियों से शून्य हो गए, ऐसा स्टेट नहीं है ये निर्विचार स्टेट नहीं है। कई लोगों को लगता है, कई लोग आगे कहते हैं कि मैं ध्यान पे बैठता हूं, अवेयर होता हूं, उस वक्त कोई थॉट नहीं रहता है, लगता है कि मैं निर्विचार समाधि पा लिया। अरे नहीं पाए हो भाई, तो वो क्या है, वो क्यों हुआ? जब आप फोकस हुए और कोई थॉट नहीं हुआ। अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है मेरी बात, लेट्स डू वन थिंग मोर, जस्ट फॉर 1 मिनट, नॉट मोर टाइम, जस्ट फॉर 1 मिनट। एक बार हम लोग दोबारा से ध्यान पे बैठते हैं, लेट्स सी इट। आप खुद ही अपने आप को देख लो। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि विचार को देखना। लेट्स डू अ प्रैक्टिस फॉर 2 मिनट्स, 1 or 2 minutes, and the aim is to be seer of, witness of your thought। आप अपने थॉट को देखिए, पहचानिए किस प्रकार के थॉट हैं, क्या टेक्सचर है, थॉट क्या है, कैसे। लेट्स डू इट। आप लोग एक बार फिर से कमर बांधिए, रीढ़ सीधी कीजिए। नाउ सिट इन कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर फॉर 1 or 2 minutes। क्लोज योर आइज। When you go inside, I taught you, first you relax your body, make your body completely steady, still and steady, the first step। The second step, focus on your breath and internalize। आपको प्रारंभिक 2 चरणों के बारे में मैंने पहले भी बताया है। ध्यान शुरू करने से पहले शरीर को स्थिर कीजिए। जब शरीर स्थिर और शांत हो जाए, तब आप श्वास पे आइए, और श्वास को देखते देखते आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाइए, इंटरनलाइज होते जाइए। ये शुरुआती 2 चरण आप जरूर करें। जब आपको लगे कि आप धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, तो आप अपने मन को देखिए। When you feel you internalized, then switch on your thoughts and watch your thoughts। Is there any thought in your mind? क्या मन में कोई विचार है भी? विचार को देखिए, उसका क्या टेक्सचर है, क्या स्वरूप है, क्या कलर है, क्या है विचार? What is thought? थर्टी सेकेंड्स मोर, 30 सेकेंड और देखिए। जोर देके देखिए, कहीं से भी देखिए, कैसे भी करके देखिए अपने थॉट को।
आप जो कर सकते हैं वो करके अपने थॉट को देखिए. Purposely you try to find out the thoughts, however, कैसे भी. Okay, now we slowly externalize. वापिस आएंगे अपने ब्रेथ पे, अपने शरीर पर, उसी क्रम में वापस भी आएंगे. Externalize, first become aware of your breath, then your body. Externalize yourself and rub your palms. And place your palms over your eyes and hands down. So, tell me, how many of you seen the thought? Can you just raise your hand? Those who can say they seen the thoughts, they become the observer of thought. आप में से कोई भी जिसने थॉट को देख लिया हो, जान लिया हो, कृपया अपना हाथ उठाएं और बताएं कि आपने थॉट को देख लिया है. मुश्किल लगता है. Isn't it difficult? When you are aware, there is no thoughts. When you are aware, there is no thoughts. And you can't say this is the state of samadhi. It was the state of samadhi. आप निर्विचार हो गए, निर्विचार समाधि पा ली, ऐसा नहीं था. फिर क्या हुआ? थॉट कहां गए? Isn't it? जब आप कैसे बनोगे? When people used to say become a drashta, become aware of the thoughts, ask your yoga teacher how to become aware of the thoughts, how to aware of the thoughts. When you are aware, there is no thoughts. So let's find the solution of this issue. And solution is, first you need to understand what is vritti. इसीलिए पहले हम लोग वृत्तियों को समझते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि इस समस्या का हल कैसे हो. ये सबसे प्रारंभिक समस्या है और सबसे मुश्किल समस्या है. इस समस्या को पार कर लिए तो आप सोचना कि योग की आधी दूरी आपने पार कर ली. केवल निर्विचार मात्र हो जाने से आप योग की आधी दूरी पार कर लेते हैं, मोक्ष की आधी यात्रा पार कर लेते हैं. पर ये हुआ कैसे जाए? देखने में, बोलने में बड़ा सरल लगता है कि ठीक है, थॉट्स को दृष्टा की बात ही देखो. आप भी सलाह देते होंगे दूसरों को, वॉच योर थॉट्स. वही सवाल है, कैसे? हाउ? प्रेजेंट मोमेंट में तो बहुत मुश्किल लगता है. हाँ, पुराने थॉट्स के प्रति हम सजग हो सकते हैं कि कल मैंने क्या सोचा था, अभी 1 मिनट पहले क्या सोचा, ये हो सकता है. लेकिन एट अ प्रेजेंट मोमेंट कि यहाँ पे थॉट भी चल रहा है और सजगता भी चल रहा है, यानी माइंड इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. वन माइंड इज सजग एंड वन माइंड इज फंक्शनिंग एंड वन माइंड इज वॉचिंग द फंक्शन. आपने मन को आपने 2 भाग में विभाजित कर दिया. एक जो है वो मन का एक भाग देख रहा है, दूसरा मन जो है काम कर रहा है. ये तो कुछ ऐसा ही होगा ना. इट्स अ क्वेश्चन की प्रेजेंट मोमेंट में, एक ही मोमेंट में आपने मन को 2 हिस्से में कर दिया, जो एक देख रहा होता है और एक जो कर रहा होता है. तो ये कैसे हो सकता है? हाउ टू डू दिस? क्या ये संभव भी है? क्या मन को स्प्लिट किया जा सकता है? चलिए इस पर थोड़ा सा जाने से पहले अगेन आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन एंड यस. वृत्ति को समझने से पहले योग सूत्र क्या कहता है कि जब हम अपने स्वरूप के प्रति दृष्टा नहीं होते हैं, अवस्थित नहीं होते हैं, तो हम वृत्तियों के सारूप्य होते हैं, वृत्तियों जैसे होते हैं. हम वृत्तियां बन जाते हैं. या तो हम अपना स्वस्वरूप में हो, अपने रूप में हो, या वृत्तियों के रूप में हो. और हम लोग अभी वृत्तियों के रूप में हैं. हम लोग अपने रूप में नहीं, हम लोग वृत्तियों के रूप में. वृत्ति सारूप्यम इतरत्र.
इसके इतर, इतरत्र मतलब इसके इतर, स्वस्वरूप के इतर हम लोग कैसे हैं, इतर मतलब इसके अलावे कैसे हैं, इसके अलावे हम लोग वृत्तियों की तरह है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। पांचवा सूत्र कहता है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फर्दर योग सूत्र सेज देर आर the 5 types of vrittis which are क्लिष्ट and अक्लिष्ट। अब ये क्लिष्ट अक्लिष्ट का, व्हाट इज क्लिष्ट एंड व्हाट इज अक्लिष्ट? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इस मामले में भी बहुत लोग भ्रम में होते हैं। बहुत आचार्य क्लिष्ट को क्लेश मान लेते हैं। क्लिष्ट का मतलब क्लेश नहीं है, क्लिष्ट का मतलब होता है जटिल। ये यंत्र बहुत क्लिष्ट है, ये मशीन बहुत जटिल है, ये समस्या बहुत जटिल है, ये गणित बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उसमें तार वार निकले हुए हैं, बहुत उलझा हुआ है, बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको कहते हैं क्लिष्ट। और उसका उल्टा हो गया अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब सरल, एकदम सरल। इसीलिए ज्यादातर जो आचार्य इसको पढ़ाते हैं वो गलती से क्लिष्ट को क्लेश बोल देते। क्लेश नहीं है ये। क्लेश के बारे में दूसरे अध्याय में है, सेकंड अध्याय में है क्लेश के बारे में, और अच्छा श्लोक है क्लेश के बारे में, सूत्र है। और क्लेश कितने प्रकार, वो भी 5 प्रकार का होता है, उसके बारे में आगे सेकंड अध्याय में हम लोग देखेंगे क्लेश और उसके 5 प्रकार। लेकिन ये क्लेश नहीं है, ये दुख की बात नहीं है। वृत्तियां, ये शब्द है क्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, और अक्लिष्ट मतलब सरल, सिंपल। यानी कि वृत्तियां, कुछ वृत्तियां, या तो वृत्तियां जटिल होती है या तो वृत्तियां सरल होती है। अब ये वृत्तियों की बेसिक जो डिफिनेशन है, बेसिक टाइप है, वो 2 टाइप की है, जटिल वृत्ति और सरल वृत्ति। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। ये पांचों जटिल भी होती है और ये पांचों सरल भी होती है। ये पांचों जटिल भी होती है और पांचों सरल भी होती है। अब पहले ये शब्द पे आते हैं, वृत्ति शब्द। वृत्ति शब्द, शाब्दिक अर्थ क्या है वृत्ति का? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वृत्ति? वृत्ति शब्द बना है वृत्त से। वृत्त, वृत्त का मतलब होता है सर्किल। आपने बचपन में कभी हिंदी में पढ़ा होगा तो वृत्त, वृत्त बनाओ। वृत्त मतलब होता है सर्किल, है ना? वृत्त, वृत्ताकार, सर्कुलर, है ना? तो वृत्त का मतलब होता है सर्किल। अब ये वृत्ति शब्द का क्या अर्थ हुआ? अगर वृत्त का अर्थ सर्किल है तो ये वृत्ति कैसी सर्किल है भाई? ये खास प्रकार की सर्किल है क्या? जब आपका ज्ञान, नॉलेज, परसेप्शन, आपकी समझ रेखीय यानी सीधी ना हो करके वृत्ति हो, ठीक है? जो आपकी जो चित्त है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो समझ है, आपकी जो होश है, आपका जो बोध है, वो सीधी ना हो करके गोलाकार हो। अगर सीधी हो जाए तब तो समाधि मिल जाए। सीधी हो जाए तो वो एकाग्रता है, एकाग्रता में वो सीधी हो जाती है। आपके होश सीधे हो जाते हैं, वो रेखीय हो जाते हैं। रेखीय को कहते हैं वरिवस्या। वो उसको आगे हम समझेंगे। जब हम एकाग्रता समाधि पर जाएंगे तब हम वरिवस्या समझेंगे। अभी क्या है? वृत्त है वो सीधी लकीर नहीं है, वो ऐसे गोल गोल। अब ये गोल गोल क्या है?
थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमारी जो भी अंदर की भावनाएं हैं, हमें ऐसा लगता है कि बाहर कुछ घटनाएं घटी और वो भावनाएं हमारे अंदर आई। बाहर किसी ने बदमाशी करा और गुस्सा हमें आया। बाहर कोई सुंदर चीज है तो उसके प्रति मोह आया। बाहर कुछ अच्छा हुआ तो मुझे खुशी मिली। किसी ने चुटकुले पढ़े तो मुझे हंसी आई। हम लोग साधारणतः समझते हैं कि जो चीज बाहर होता है उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर पड़ता है, पर इस भ्रम को पतंजलि जानते थे कि ऐसा है नहीं। हमारे अंदर एक सर्कल है। हम कब हमारे अंदर कौन से भाव कब आएंगे, हमारे अंदर क्रोध कब आना है, हमारे अंदर ईर्ष्या कब आना है, हमारे अंदर घृणा कब आना है, हमारे अंदर मुदित कब होना है, ये सारे भाव जो हैं ये सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि एक खास अवधि के बाद दोहराते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी खास अवधि पर वो रिपीट हुआ, इट रिपीटेड। जैसे अगर आपको 7:28 पर क्रोध आता है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको 7:28 में बच्चे ने शैतानी करी थी, आप गुस्से में पागल होकर एक थप्पड़ लगा दिए थे बच्चे को। आप उसको नोट डाउन करिए 7:28। और फिर किसी और बात पे आप ऑफिस गए और आपके किसी प्योन ने कुछ कह दिया, आपने गाली वाली दिया, वो टाइम नोट करते जाइए। आपको जब जब क्रोध आता है तब तक आप वो समय नोट करते जाइए। और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10,000 सब्जेक्ट के साथ ये शोध हुआ था। 10,000 सब्जेक्ट्स के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग इतनी रिपीटिटिव है कि अगर आप एक साइकिल क्रिएट करती है, यानी कि हर क्रोध के बाद जो दूसरा क्रोध आता है वो समान अवधि में आता है, समान टाइम में आता है। यानी कि एक बार आप 7:28 में गुस्सा हुए, दूसरी बार जो है आप 12:28 में मान लो गुस्सा होते हैं, तो बीच में 5 घंटे का अवधि टाइम आया। ये 5 घंटे का टाइम फिर आप कैलकुलेट किए अगला कब हुआ। ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो रिसर्च, और ये रिसर्च कई बार रेप्लिकेट हुआ, कई कई कंट्रीज में रेप्लिकेट हुआ, और लोगों ने पाया कि अरे ये गुस्सा जो हम सोच रहे थे कि बाहर किसी कारण से हो रहा है, ये तो हमारे ही अंदर एक खास सर्कुलर, एक खास साइक्लिक वृत्ति थी, एक साइकिल था। हर 5 घंटे पे हमको अमुक भावना आ रहा था, या 4 घंटे, किसी का 2 घंटे, किसी का 1 दिन, किसी का 50 घंटे, किसी का 100 घंटे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृत्ति। वृत्ति literal meaning is a circle. The word came from the word vrit, that means circle. And why it is designed so? Because in various experiments done in a psychological laboratories, they find that our emotions repeats after same interval. Especially this research happened in Oxford University first time in 1960s, when Swami Rama went there, and Swami Rama kept his forums in front of university, and then university worked on it, and they find every emotion repeats in a very specific time. And if it happens like that, it repeats in a same interval, then it gives a very basic formula of your thoughts. यानी कि आप किसी बाहरी चीज के प्रति क्रोधित नहीं होते हो, क्रोधित होते हो इसलिए बाहर कोई घटना घटती है। अब वही गलती, जिस गलती के लिए आपने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया था,
हो सकता है कि किसी अगले दिन करे, दूसरे समय पे करे, तो आप फुसला लो, आप प्यार से बात करके टाल लो, आप उस पर उतना गुस्सा ना करो। लेकिन वो उस टाइम में उसने गलती करी जिस समय आपके अंदर की वृत्ति क्रोध की थी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके बाहर क्या हो रहा है, आप बाहर क्रिएट कर देते हो। एक ही आप जाओ समुद्र के किनारे, आपको आनंद भी मिल सकता है। समुद्र की लहरें जो है आपके जीवन की उमंग और तरंग को भी उद्वेलित कर देती है, और कभी कभी वही समुद्र निराशा की भाव भी क्रिएट कर देती है। आप वहां जाके पेसिमिस्टिक भी, निराशा से भर भी जाते हो। इसमें समुद्र का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। समुद्र तब भी बह रहा था जब आप उत्साह और उमंग से भरे हुए थे। समुद्र वही समुद्र तब भी था जब आप वहां जाकर के बहुत सारे खेल खेल रहे थे, और वही समुद्र है जहां जिसके किनारे आप शांत होकर के बैठे हो और पत्थर फेंक रहे हो समुद्र में, तब भी वही समुद्र है। उसमें समुद्र का कोई रोल नहीं है। ये आपके भीतर की वृत्ति है जो किसी खास समय में रिपीट कर रही है, और वो सेम इंटरवल में रिपीटेटिव होने के कारण वो साइक्लिक है, वो सर्कुलर है, इसीलिए उसको वृत्ति कहा गया। वृत्ति का मतलब है कि सेम टाइम में रिपीट हो रहा है। अगर वो अलग अलग समय भी होता तब तो साइकिल नहीं बनता। मजेदार बात है कि वो साइकिल बन रहा है, वो पूरा एक सर्कल बन रहा है, वो उसी समय रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया वृत्ति। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना विस्कस सर्कल, विस्कस सर्कल बोलते हैं कि नहीं, ये वृत्ति है। हम बार बार उसी जगह पे जाके फंस जाते हैं, बार बार वैसे ही हमारे अंदर की ज्ञान इंद्रिय, हमारे अंदर का बोध, हमारे अंदर का संस्कार, हमारे अंदर की आदत हमें बार बार वही क्रिया करवाती है। और मजे की बात है, सेम जो अवधि होती है वो भी सेम होता है। और उससे एक बात तो प्रूव हो जाता है कि बाहर का कोई मैटर कोई प्रभाव नहीं करता है। ना समुद्र दोषी है, ना आपके बच्चे दोषी है, ना वो प्यून दोषी है जिस पर कल उसी बात पर, जिस प्यून पर आप नाराज हो रहे थे, वो दोषी नहीं है। बाहर कुछ भी दोषी नहीं है, बाहर सब निर्दोष है। जो दोष है वो वृत्ति का है, वो भीतर जो आपने वृत्तियां बना रखी है उसकी है। अब महर्षि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। आगे महर्षि कहते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, जो जटिल भी है और जो सरल भी है। अब जटिल और सरल वृत्तियां कैसी होती है? एक वृत्ति होती है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, ये एक वृत्तियां आपस में उलझी हुई है, कई गोलाकार को ऐसे ऐसे गोल 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 कई सारी वृत्तियां उलझा दो। एक वृत्ति आ रही है तो वो दूसरे से कनेक्टेड है, वो वृत्ति उससे कनेक्टेड है, वो वृत्ति उस भावना से कनेक्टेड है, वो आदत उससे कनेक्टेड है, सब कनेक्शन होकर के घालमेल हो गया है। और एक एक वृत्ति दूसरे वृत्ति को ट्रांसलेट करती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। संगात संजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते, गीता में सूत्र है दूसरे अध्याय का। संगात संजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते। बहुत संग होने से, जुड़ने से, संग होने से क्या होता है? संगात संजायते कामः, कामः काम की उत्पत्ति होती है, डिजायर्स की उत्पत्ति होती है। कामः क्रोधो भी जायते, और ये कामनाएं क्रोध की ओर ले जाती है, क्योंकि कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। कामः क्रोधो भी जायते, और ये क्रोध जो है आपको मूढ़ बना देता है। ये सारे जितने वृत्तियां थी सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्लिष्ट। इतना क्लिष्ट सरल नहीं है ये मामला। ये इतने वृत्तियां आपस में इतने उलझे हुए हैं, इतने गुत्थी फंसे हुए हैं सबके आपस में, इतनी गुत्थियां हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है।
ये क्लिष्ट है। यदि सरल सी होती, जो वृत्ति जितनी सरल है वो आपके भीतर में उतने आनंद को उत्पत्ति करती है, आप बड़े सुखी प्लेजर होते हो। और जो वृत्ति जितनी क्लिष्ट है आप उतने दुखी, ऋणात्मक, आप डिस्ट्रक्टिव होते हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो। क्यों? क्योंकि वो कई चीजों से कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई है। तो वृत्तयः पंचतैया क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्लिष्ट अक्लिष्ट को और एग्जाम्पल देके समझते हैं। जब ये वृत्तियां, पांचों वृत्तियों को समझते हैं। पांचों वृत्तियां क्या है? प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो हम लोग अब इन पांचों को पहले प्रमाण, विपर्यय, पहले प्रमाण है, फर्स्ट प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये नए नए शब्द है, शब्दों पर अभी रुक के आते हैं, शब्दों के हम भेद को खोलते हैं, इनके रूट वर्ड्स पे जाते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये जो पतंजलि ने जो शब्द रखे हैं, स्मृति, अब स्मृति वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है। आप हैरान होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ और बोलने वाला हूं। वृत्तियां कुछ खास तरह की भावनाओं के बारे में बता रहे हैं, पर निद्रा वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है। विकल्प, विकल्प का अर्थ ही बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अभी हम समझाएंगे। विपर्यय, विपर्यय हम आते हैं शब्दों पे रुक रुक के आते हैं, पर हमारे अंदर जो बोध होता है, हमारे अंदर के परसेप्शंस जो होते हैं, वो 5 बेसिक भागों में बांटे जा सकते हैं। द राइट नॉलेज, द रॉन्ग नॉलेज, द इमेजिनरी नॉलेज, द नॉलेज ऑफ एब्सेंस एंड नॉलेज ऑफ द पास्ट। अब आप बताओ, इन पांचों प्रकार के बोध के अलावा कोई छठा बोध आपको होता है? ज्यादातर तो लोग यही कहेंगे कि राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। या तो राइट नॉलेज होगा या तो रॉन्ग नॉलेज होगा। जो भी नॉलेज आपको, जो भी ज्ञान हो रहा है संसार के प्रति, जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी आपको समझ में आ रही है चीजें, जो भी आप परसीव कर रहे हो, या तो वो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, खत्म बात। या तो सही ज्ञान होगा या तो गलत ज्ञान होगा, या तो प्रमाण होगा या तो विपर्यय होगा। लेकिन एक तीसरी बात वो कहते हैं, नहीं, इमेजिनरी नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, वस्तु शून्य, वो होता नहीं है, हम केवल कल्पना करते हैं। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है। हम कल्पना कर रहे हैं कि आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम, हम आकाश में फूल उगा रहे हैं, आकाश से फूल की बारिश हो रही है, हम ये कल्पना कर रहे हैं। ये सही है या गलत है इसकी बात नहीं है, इमेजिनरी है, हम कल्पना कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ पास्ट भी सब लोगों को समझ में आता है, जो बीत गई है बातें, चाहे वो सही हो गलत हो, जो बातें बीत गई, खत्म हो गई। और तो और चौथा नॉलेज, और जो पांचवा नॉलेज है, नॉलेज ऑफ एब्सेंस। अच्छा, आप एक बात बताओ कि आपके आगे हाथी खड़ा है, आई एम आस्किंग टू यू, आप लोग के आगे हाथी खड़ा है? नहीं है ना? इस बात का आपको पता है ना कि हाथी खड़ा नहीं है। इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ एब्सेंस। भाई हाथी तो खड़ा है नहीं और आपको पता है कि हाथी खड़ा नहीं, तो दिस इज द नॉलेज ऑफ एब्सेंस। यानी क्या नहीं है वो भी आपको पता होता है। जो क्या है वो तो 4 भाग में अपने बांट दिया कि क्या है, वो राइट नॉलेज है, रॉन्ग नॉलेज है, इमेजिनरी है, या पास्ट पूर्व स्मृति है। लेकिन आपको यह भी पता होता है कि क्या नहीं है। देखिए, पतंजलि ने वृत्तियों को
इतने शानदार तरीके से समझाया है, किसी भी अन्य ग्रंथ में इतने शानदार तरीके से वृत्तियों को क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। शानदार तरीका है वृत्तियों को एक्सप्लेन करने का। राइट नॉलेज या तो नॉलेज है जो परसेप्शन आप ले रहे हो, जो आपको ज्ञान समझ बाहर से आ रहा है या अंदर से, जैसा भी समझ है, या तो वो सही समझ है या तो मिथ्या ज्ञान है, रॉन्ग नॉलेज, विपर्य है, या तो आपने कल्पना कर ली है, इमेजिनरी है, वो है ही नहीं, बस इमेजिनेशन है, या फिर वो स्मृति है ना, वो स्मृति है, नॉलेज ऑफ द पास्ट, और या आपको नहीं होने का आभास है, कोई चीजें नहीं है उसका आभास है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, अब आई होमवर्क देने की बात। पहला होमवर्क तो आप ये करके आओ कि कोई छठा नॉलेज होता हो तो बताओ, इसके अलावा कोई छठी प्रकार की वृत्ति होती हो तो आप बता दो हमें। खोजना, थोड़ा मेहनत करना, हो सकता है कि आप पतंजलि से आगे कुछ नई बात कहते, पतंजलि हो सकता है चूक गए हो सकता है उनको झपकी आ गई हो, निद्रा में आ गए हो, कोई बात चूक गए हो पतंजलि। आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, why don't you try to find the sixth knowledge, the stream of knowledge or pattern of knowledge. You may say it's a pattern of knowledge, a pattern of your thoughts, a thought pattern. Is it possible to have a sixth pattern of knowledge? Knowledge could be divided into 5 parts, as Patanjali said: right knowledge, wrong knowledge, the knowledge, the impressions, the perceptions, what you are getting, it may be right, may be wrong, it may be imaginary also. It may be the knowledge of the past, or it could be the knowledge of absence. As I said here, you have a knowledge of absence also. In front of you, suppose there is not an elephant, and you know it, there is no elephant in front of you. That absence of elephant is also a type of knowledge. You know it. That is what the Nidra, according to Patanjali. I'm going to talk about in details about these vrittis. But somehow you can say there are these basic 5 types: right, wrong, imaginary, the past knowledge, and knowledge of absence. And I'm just requesting you all that please find out any 6th one, if possible. Might be Patanjali forgot, or might be Patanjali not completely contemplated over it. So might be you can find out the 6th one. So I just request next time when I sit and you can talk about it, this is the first assignment I'm giving to you. So try to find out the different vrittis. In next class, the second assignment, I'm going to ask you the examples of the right knowledge, the wrong knowledge, the imaginary knowledge, knowledge of the past, and knowledge of absence. And it looks very simple to you. Oh, it's so simple. So just you can say, I'm a man or I'm a woman. This is the right knowledge. The wrong knowledge, I'm not a man, not a woman. This is the wrong knowledge. Imaginary knowledge, imagine I'm like a deity. So it may be imaginary knowledge. In the past, I could be a deity, or the deity which is absence in me. So just I'm giving you an example. So you may say like this, what exactly the meaning of these 5 vrittis? So I will ask you, and I also give you some statements, and you have to find out in which in vrittis they comes. So vrittayah panchatayah klistah aklistah praman vikalp
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः. Praman means right knowledge. Viparya means wrong knowledge. If you say this is not a bottle, this is a pen. This is a pen. It's a viparya. This is a wrong knowledge. It's called viparya. Imaginary knowledge. विकल्प. ऐसे कल्पना करते हैं हम लोग ना, कल्पना, विकल्प. Knowledge of absence and knowledge of past. So I think you should work on it, prepare yourself in all those things, and with a very short answer question, I will finish my session. If somebody have any question, in 5 minutes I will close the session. अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं. उसके बाद हम लोग इस सत्र को पूर्ण करेंगे. और गुरुजी, I have a question. Yes. मैं पूछना चाह रहा हूँ. Yes, हाँ पूछिए. Normally, people, we sleep 8 hours a day, 7 hours a day, but still feel very tired and not complete. And as I know, body doesn't need, sleep, but it needs restfulness. But I just want to know, how can we keep ourselves restful without sleeping long hours, like 7 or 8 hours or 9 hours in a day? तो क्या तरीका हो सकता है गुरुजी इसका? ठीक है. Yes, you are right. Sleeping is actually restfulness. It's very correct. Somehow we think sleep is something different from relaxation. No. Sleep is relaxation. We know relaxation only when we sleep, but there are many other ways also. There are some yogis, some people who don't sleep. He know the art of relaxation. If you know the art of relaxation, then you can just skip your sleep. What happens when you not sleep? Actually, you are doing something. In a common terms, when you do something, you are in a stress. Stress not in a negative terms. When you make your mind to work, mind gets some stress. You allow your body to do any function. It is stress of your body. Your body gets stressed somewhere. So either we make our body in certain stress stretch or mind stress, and another thing is relaxation. इसको हम वैसे समझते हैं जैसे एक रबर है. रबर को आप खींचिए, रबर तनाव में आता है. आप अपने मन को तनाव में लाते हैं, शरीर को तनाव में लाते हैं. जब आप तनाव में लाते हैं, जैसे आप दौड़ रहे होते हैं, तो दौड़ने के बाद जब आप खड़े हो जाते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है. बहुत देर से खड़े हो, उसके बाद आप जब बैठ जाते हो तो रिलैक्सेशन मिलता है. बहुत देर से बैठे हो, उसके बाद लेट जाते हो तो रिलैक्सेशन मिलता है. तो रिलैक्सेशन इज समथिंग व्हेन यू स्ट्रेच्ड like a rubber band and then you slowly release it. When you remove the stress, then you actually get the relaxation. You are running a lot and then you stand up. When you are running, it was a stress. Your muscles, your muscular function were there. And then when it stops, then you got the relaxation. Similarly, when you stand up for a long time, this is again a muscular stress. And when you sit down, then you relax. Like that in mind also. When mind functions, when mind works, start working either in any conditions, then there is a stress. We actually don't know the relaxation of mind. Either our mind is completely in stress or less stress. We never free from the stress. वास्तव में हम लोग अंतर मौन जानते नहीं है. हम लोग मौन जानते ही नहीं है. वास्तव हम लोग शांति जानते ही नहीं है.
या तो ज्यादा अशांत होते हैं या तो कम अशांत होते हैं। शांति से हमारा कोई परिचय ही नहीं है, हम शांति की अवस्था को जानते ही नहीं है। हम लोग रिलेटिव, आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उस आधार पे ज्यादा अशांत से कम अशांत जब होते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये शांत अवस्था है। उस वक्त बहुत अशांत थे, बहुत तबाही थी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत स्ट्रेस था, और अभी नहीं है, हम शांत हैं। पर वो शांति की अवस्था नहीं है, रिलेटिवली आप कम अशांत हैं। हम अंतर्मौन को तो जानते ही नहीं, हमारा कोई परिचय ही नहीं है अंतर्मौन से। तो क्या होता है, उसी तरह से हम वास्तव में रिलैक्सेशन को जानते नहीं है। हम ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, चाहे मस्कुलर हो या मेंटल हो, या कम स्ट्रेस में होते हैं। अगर ऐसा होता तो सोते वक्त आपको सपने नहीं आते। सोते वक्त आपको सपने आ रहे हैं, इसका मतलब दिमाग अभी भी काम कर रहा है, दिमाग रेस्ट में नहीं है। भगवान बुद्ध कहते थे, जब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि तथागत आपको कैसे सपने आते हैं, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि उनको सपने आते ही नहीं है। शिष्य हैरान था। और भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो जिस करवट लेटते थे, एक सुई इतना पैर भी नहीं हिलाते थे, उसी करवट से उसी स्थिति में उठ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हो, वो सोए नहीं है, आंखें बंद किए हुए। तो शिष्य बड़े हैरान होते थे। वो कहते थे कि उनको सपने नहीं आते, वो शिथिल है, वो रिलैक्स है। जो इस आर्ट को जानता है, रिलैक्स होने के आर्ट को जानता है, वो वास्तव में सोता है, वो वास्तव में रिलैक्स करता है। हम लोग को सोना भी नहीं आता। हम लोग सोते वक्त भी सोचते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, करवटें बदलते हैं। कुछ लोग तो इतने विक्षिप्त हालत में हैं कि वो अगल बगल कब गिर जाएं। कुछ लोग तो रात में चलने लगते हैं। ऐसी भी बीमारियां हैं, विक्षिप्तता बीमारियां इतनी भी हैं कि लोग रात में उठ के चलने लगते हैं। हाँ, मैंने कथाएं सुनी है, कहानियां सुनी है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लोग सोते सोते जाके किचन में खाना बना के खा के वापिस हो जाते हैं। हमको नहीं पता कि वो चाकू छुरियां कैसे पकड़ते होंगे, टमाटर और आलू कैसे काटते होंगे, कुक कैसे करते होंगे। सपने सपने में कर लेते हैं, और सुबह पूछो तो हाँ हमने सपना देखा था कि मैंने टमाटर आलू की सब्जी बनाई, और सपने बना भी लेते हैं। हम लोग की जिंदगी ऐसी ही है, हम सपने में ही है, लगता है कि हम जगे हैं। ऐसा हम लोग को एक आभास है कि हम जगे हैं, हम काम सोते भी कर रहे हैं, हम बेहोशी हैं। वैसे कहने को हम कह देते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी है, लेकिन हम करते क्या है? अगर आप पूरे दिन भर का दिनचर्या देखिए, अपने आप को देखिए, तो आप बेहोश होकर ही काम करते हो। सब कुछ मैकेनिकल है, एवरीथिंग इज ए मैकेनिकल। हर चीज का ट्रेंड बना हुआ है आपके अंदर में, हर चीज का आदत बना हुआ है। आप आदतानुसार वो हर चीज वैसे ही करते हो जैसे आप करते हो, उसमें कोई होश नहीं होता है। तो जब हम स्लीप की बात करते हैं, तो स्लीप तब है जब हम प्रॉपर रिलैक्सेशन दें। आपने पूछा कैसे दें? रिलैक्सेशन इज एन आर्ट। इसके कई तरीके हैं रिलैक्स करने के। योग में जैसे व्यासा वालों ने नया निकाला QRC, DRC, MSRT, कई तरह के टेक्निक्स लोगों ने निकाले कि क्या टेक्निक है। जैसे योग निद्रा है। योग निद्रा में हम शरीर को धीरे 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 इतना शिथिल कर देते हैं कि हम प्रॉपर रिलैक्स कर पाए। जब तक आप स्ट्रेस अवस्था से नीचे उतर के स्ट्रेस को शांत नहीं करेंगे तो रिलैक्स कैसे होंगे? आप जरूरी नहीं कि आप सोइए, आप नींद में आइए, आप प्रॉपर रिलैक्स भी कर दे रहे हैं तो भी शरीर की जरूरतें पूरी हो जा रही है, मन की जरूरतें पूरी हो जा रही है, पर हम कर कहां पाते हैं। इसलिए जो लोग वास्तव में सोना चाहते हैं उनको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा की अभ्यास करने से, उसकी भी टेक्निक स्वामी सत्यानंद जी ने डेवलप करी, या पहले से डेवलप था। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे रहते हैं। वो परंपरा बहुत पुरानी है, विष्णु पुराण की परंपरा है, जिसमें कि भगवान विष्णु लेटे लेटे संसार के सारे काम कर लेते हैं। पूरे जगत का पालन भगवान विष्णु लेटे लेटे ही कर लेते हैं।
तो योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है, या यूं कहे स्लीप में हम लोगों को चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने बॉडी को शिथिल कर लें, रिलैक्स कर लें। और ये आर्ट है, इसको सीखना चाहिए। आप चाहे योग के विद्यालय में जाके सीखें या जहां भी सीखें। और जब हम वो रिलैक्सेशन नहीं पाते हैं तो हम 8 घंटे भी बेड पे लेटे रह जाते हैं, 10 घंटे भी सोते हैं, तभी भी लगता है आज ठीक से सोई नहीं, आज नींद नहीं आई, आज सुबह बड़ा तकलीफ है, मुश्किल हो रही है सुबह उठ के भी। और जिस दिन, अच्छा, लोगों को लगता है सोने के वक्त कि आप अच्छे अच्छे सपने देख लिए तो बड़ा अच्छा नींद आया। सपने देखने से आपके रिलैक्सेशन का कोई संबंध नहीं है। एक आदमी औसतन 400 से 700 सपने एक रात में देखता है। 8 घंटे की नींद में 400 से 700 सपने देखता है। और ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये 400 से 700 सपने देखता है एक आदमी एक रात में। तो हम जब उसको जितना शिथिल करेंगे, उसको जितना रिलैक्स देंगे, वो भी आर्ट है। वो भी हम लोग योग सूत्र में सीखेंगे कि हम अपने मन को कैसे रिलैक्स करें। जब मन को हम रिलैक्स करने लगेंगे तो फिर जो नींद आएगी, फिर जो सुषुप्ति आएगी, जो टर्म है सुषुप्ति, है ना, गहरी नींद, जब आपको गहरी नींद आएगी तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वो चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो। उसमें आप करवट नहीं लोगे, आप बुद्ध की तरह शांत पड़े रहोगे। और जरूरी नहीं कि आप बेहोश ही हो, आप होश में भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, वृत्तियां, आपका मन शांत हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने आप को रिलैक्स कैसे करें। स्लीप इज ऑल अबाउट, गुड स्लीप इज ऑल अबाउट हाउ वी रिलैक्स आवर माइंड। अभी बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब में कई तरह की म्यूजिक, स्लीपिंग म्यूजिक है, और कई तरह के निकल आए हैं। बायोन्यूरल साउंड्स हैं, और वैसे साउंड्स हैं। म्यूजिक पे कई प्रयोग हो गया है। लेकिन बाहर की चीजें आपको शांत नहीं करेगी जब तक आप स्वयं भीतर से शांत ना हो। और ये आप ही कर सकते हो। कोई दूसरा आपको सुला दे, कोई लोरी गा दे, कोई म्यूजिक बजा दे, ऐसा नहीं होगा जब तक आपके भीतर रिलैक्सेशन नहीं आएगा। तब कभी भी आप उस गहरी स्लीप की बात, गहरे रिलैक्सेशन आपके अंदर नहीं घटेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत घटना है कि आप वास्तव में सुषुप्ति अवस्था को छू पाओ, उसको टच भी कर पाओ। एक टच भी काफी है। उस अवस्था को आपने छू भी लिया अच्छे से, तो वो भी परम शांति। अब जैसे मैं आपको छोटी सी एक और बात कहता हूं। ज्यादातर हाउसवाइफ दोपहर में 2-3 बजे के आसपास एक स्मॉल नैप लेती है। ज्यादातर, हम ये नहीं करें, सभी लोग करते हैं। वो 15-20 मिनट का स्मॉल नैप होता है, और 15-20 मिनट में उनकी थकान के हिसाब से एक छोटा सा टच, टेंजेंट, वो टच करती है अनकॉन्शियस को। वो 10-15 मिनट में वो सारी थकान पूरा कर लेती है। इट इज एन आर्ट। ये आर्ट है। हम जब हम लोग की छुट्टियां होती है, संडे वनडे में छुट्टी होती है, तो दिन में अगर हम सोए तो हम 2 घंटे सो जाते हैं, और फिर शाम में उठते हैं तो पूरे शरीर में दर्द भी रहता है। सर में और दर्द रहता है। हम लोग सो नहीं पाते दिन में। तो ये एक आर्ट है कि हम 15 मिनट सोए और 15 मिनट में हम अपने थकान से फ्री होकर के वापस तरोताजा हो गए। दिस इज आर्ट। तो सोना भी एक कला है। और हम ढंग से अगर योग निद्रा सीख लें, ढंग से हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स जान लें, चाहे वो QRT हो, DRT हो, CRT हो, MSRT हो, ये सारे माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक्स, डायरेक्ट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये बहुत सारे टेक्निक्स अब इजाद है। इस पे जाकर के हम स्वयं को शांत करना सीखें। और जितना हम स्वयं को शांत करते जाएंगे, उतनी अच्छी और गहरी नींद आएगी। और ये आपके तनाव के लिए अच्छा है। एक रबर बैंड को आप तनाव में रखें, एक दिन वो टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जितना तनाव रबर बैंड को रखेंगे उतना कमजोर हो जाएगा। उसको ढीला भी छोड़िए। हमने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है, तनाव करना, चाहे शरीर से हो, मन से हो। हमने रिलैक्स करना तो सीखा ही नहीं। एज अ गार्जियन हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। स्कूलों में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर ऑफिस तक हम लोग सिर्फ तनाव ही जानते हैं जीवन में। रिलैक्सेशन सिखाने के लिए कोई तरीका ही नहीं है।
लेकिन रिलैक्सेशन उतना ही आवश्यक है जितना कि तनाव। अगर तनाव से जीवन चलता है तो रिलैक्सेशन से आपका स्वास्थ्य, रिलैक्सेशन से आपकी आपके भीतर का प्राण। तो आज इतना ही। धन्यवाद रोशन। सो थैंक यू सो मच गुरुजी इस प्रश्न के लिए और आज के सत्र के लिए, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा। और सभी श्रोतागण जो हमसे जुड़े, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में पुनः जुड़ने के लिए। और अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेमोरी को हम स्टोर कर पाएं, इसके लिए सभी लोग अपनी वीडियोस को एक बार ऑन कर लें, जस्ट फॉर 10 सेकेंड, सो दैट वी कैन टेक अ पिक्चर आप सभी के साथ। सभी लोग इस तरीके से हाथ जोड़ सकते हैं। yes. देख लो, जो ड्राइव कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। Okay, thank you everyone for joining us today. Thank you so much. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव।